नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जहां आज की सबसे बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जब चीफ जस्टिस की बेंच ने यूजीसी के नियम पर रोक लगाकर कहा कि अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं? इस बड़ी टिप्पणी के साथ सवाल है कि अगड़े वर्ग के लोग जिस आदेश से आज खुश हैं, क्या उस पर पिछड़े आगे आंदोलन कर सकते हैं? देश की संसद से आज बड़ी खबर आई है, इसीलिए आपको हम समझाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की रिफॉर्म एक्सप्रेस में अब सवार होने की ट्रंप की बारी है। चुनावी राज्य असम भी ले चलेंगे, जहां के मुख्यमंत्री का मियां मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गर्म हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर मियां मुसलमान को 5 रुपए देना है तो 4 रुपए ही दो। और कौन है वो साध्वी जिनकी संदिग्ध मौत की पहेली उलझती जा रही है। और अब खबरदार आज की उस खबर से जिसके आने के बाद 10 दिन से प्रदर्शन करते सवर्ण समाज के लोग खुश हैं, लेकिन अब सवाल है कि अगड़े जिस फैसले से खुश हैं, क्या पिछड़े उस नियम से के रुकने से मानेंगे, जहां यूजीसी के नए नियम के लागू होने के 17 दिन के भीतर सुप्रीम यूजीसी के नए नियम की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, क्योंकि अगली सुनवाई तक अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और यूजीसी को जवाब देना होगा। तब तक 2012 का ही नियम लागू होगा। लेकिन खबर केवल ये नहीं है, खबर यह है कि क्या सरकार इस विवाद पर सवर्णों की नाराजगी को राजनीति के रिक्टर स्केल पर भांप गई। इसीलिए हर जगह आदेश का स्वागत किया जाने लगा। लेकिन क्या विवाद यहीं थमेगा? लखनऊ में लड्डू बंटने लगा, नारेबाजी होने लगी। सवाल है कि यूजीसी पर विरोध का तूफान थम गया या फिर से लौटेगा। मथुरा में साधु लड्डू बांटने लगे, चंदौली में सवर्ण पेड़ा खाने लगे, गोरखपुर में छात्र नारे लगाने लगे। लेकिन खबरदार करता सवाल, यूजीसी के नए नियम के खिलाफ अगड़ों की नाराजगी खत्म हो गई या फिर पिछड़े अब नाराज होंगे? सैकड़ों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक आध ओबीसी का वाइस चांसलर है, शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है, माइनॉरिटी का भी एक आध है मुश्किल से, तो वो तो एक ही कैटेगरी में सब गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनके हक हमेशा छीने जाते रहे, तो डाला गया तो ठीक किया उसने किया। जनरल कैटेगरी के साथ अत्याचार होगा इसमें, इस तरह से करीब देश की 90% नौकरियों का विजय विरोध चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? आपको लगता है अगर जिनके खिलाफ ये उठा रहे हैं उन्होंने विरोध कर दिया, आंदोलन कर दिया, तब इनका पता भी नहीं चलेगा। सवाल अब तक यही है, जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव रोकने वाले यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सवर्ण समाज के छात्र और संगठन आंदोलन करते रहे, क्या वहां अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवर्ण तो लड्डू खाने लगे और गुलाल उड़ाने लगे, लेकिन क्या पिछड़ा वर्ग संतुष्ट होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले यूजीसी के नए नियम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दुरुपयोग की आशंका है, अस्पष्ट है। क्या अब हम फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं? इन्हें फिर से बनाने की जरूरत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन नियमों को लेकर है जिनके खिलाफ बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक वाले सवर्ण समाज से जुड़े प्रदर्शनकारी हापुड़ में बीजेपी दफ्तर के भीतर तक पहुंचकर विरोध जताना शुरू कर चुके थे। घर के बाहर विरोध में ये पोस्टर तक लगने लगे थे कि बीजेपी के नेता वोट मांगने ना आए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक होते प्रदर्शनों के बीच बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्रियों तक को बोलना मुश्किल होने लगा था। ये तक कहा जाने लगा था कि बीजेपी नेता खुलकर कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहे, लेकिन विरोध सड़क से लेकर साधु संत और सेलिब्रिटी तक करने लगे थे। हम लोगों को प्रार्थना है, भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। इसके कारण अलगाववाद बढ़ेगा और संविधान के मौलिक अधिकार का हनन भी होगा। यूजीसी समाज के लिए दो धारी तलवार का काम करेगा, किसी के लिए ये विकास करेगा तो किसी का ये विनाश करेगा। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सबका बराबर अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए।
इसी बीच खुद को यूजीसी के नए नियम में कॉलेज यूनिवर्सिटी के भीतर भेदभाव का सबसे ज्यादा पीड़ित बताते सवर्ण समाज के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों? ये नियम पहली नजर में अस्पष्ट है, दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सीजीआई सूर्यकांत को ये तक कहना पड़ा, हमने जाति विहीन समाज की दिशा में जो भी प्रगति की है, क्या अब हम फिर से पीछे की तरफ जा रहे हैं? कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल देखिए, कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। अब फिलहाल फिर से कॉलेज यूनिवर्सिटी में 2012 वाला पुराना नियम चलेगा, यानी पिछड़े वर्ग के लोग जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर शिकायत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सामान्य वर्ग को फिलहाल दूसरी आशंकाओं से आजादी मिली रहेगी। जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। देखना उसमें क्या है, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। न्यायालय का आदेश है, सरकार जो है जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठा करके इस देश को बचाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामला 19 मार्च को फिर सुना जाएगा। तब तक यूजीसी के 2012 वाले नियम लागू होंगे। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर सवर्ण समाज के लोग जश्न मनाने लगे। लेकिन इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात है कि यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद कुछ बातें जो असली खबर है इस पर गौर करना जरूरी है। जैसे सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई विरोध याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। आगे जरूर अब सरकार को जवाब देना है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी नियम कानून का सुप्रीम कोर्ट में विरोध हो या रोक लगाने की नौबत आ जाए और सरकार की तरफ से कतई विरोध न किया जाए। दूसरी बात, अब अचानक बहुत से सत्ताधारी नेता बोलने की हिम्मत जुटा पाए हैं, वरना अब तक चुप्पी साधे रहे। तीसरी बात, सवर्ण समाज के लोगों के प्रदर्शन में उन्हीं से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम पर वोट मांगते आने वाले तमाम विधायक, सांसद नहीं जुड़े क्योंकि उन्हें दूसरी जातियों के वोट के खोने का डर रहा। चौथी बात, इस मुद्दे पर नेताओं से ज्यादा साधु संत बोले हैं क्योंकि वो हिंदू समाज के बंटने की आशंका की बात करने लगे। पांचवी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ रहा है कि क्या पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में सवाल है कि ऐसा नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या केवल पिछड़ों का वोट हासिल करने के मकसद से? अब अगली खबर चुनाव की तैयारी करते राज्य असम से है, जहां हार्ड हिंदुत्व की बात करते हुए कई बार विवादित बयान देने से चर्चा में आने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान फिर सवालों में है, जो इस बार कह रहे हैं कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना है तो रात 2 बजे तक जाकर भी करो। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मियां मुसलमान को अगर 5 रुपया देना हो तो केवल 4 रुपए दो। आखिर कौन है ये मियां मुसलमान जिन्हें असम में मुख्यमंत्री हेमंता रहने तक नहीं देना चाहते और कांग्रेस इसे विभाजनकारी सोच कहती है? रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी बस्त्र खालेहे असমৰ পৰা যাব। ৰাতি তো 9টাত গৈছিলে, মইতো তো মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাত যাও কবাত যাব খুজিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব আৰু অফিচাৰ বিলাকে ৰাতি 2-3টালৈকে কাম কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিব পাৰে। একদম সুনামি কৰি থাকিব।
खाली सुनामी रिजल्ट तो पाकिस्तान। मैं भी कह रहा हूं कि मियां को परेशान करो, जितना परेशान कर पाओ करो। ये शब्द असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की हैं, जिनके निशाने पर हैं असम में रहने वाले मियां मुसलमान, जिनके लिए मुख्यमंत्री ये तक कहते हैं कि इन्हें 5 रुपया देना पड़े तो 4 रुपया ही दो। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी দিব। कष्ट खालेहे अखমৰ পৰা যাব। कौन है असम के वो मियां मुसलमान जिनके अवैध निर्माण पर पहले बुलडोजर चलवाते रहे असम के मुख्यमंत्री? रिक्शात उठिले 5 टका। अब खुलकर चुनाव से पहले ये तक कहते हैं कि इनको तो रात में परेशान करना पड़े तो भी परेशान करो। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। একদম সুনামি কৰি থাকিব। খালি সুনামি ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত হ'ব। সুনামি ইয়াত হ'ব, ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত পাব। আৰু অফিচাৰ বিলাকে ৰাতি 2-3টালৈকে কাম কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে, যদি পাৰে। रात में मियां मुसलमान को परेशान करो तक कहने वाले मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। लिखा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस कहती कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश में नफरत के बीज बो रहे हैं और ये बीजेपी आरएसएस की नफरती सोच है। कांग्रेस चाहती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश से माफी मांगे और हेमंता बताते हैं कि आखिर वो मियां मुसलमान कहते किसे हैं। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। असम की आबादी में लगभग 35 से 40% आबादी मुसलमानों की है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्ला भाषा बोलते हैं। इन लोगों के पूर्वज कई दशक पहले पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, वहां से आकर असम में बसे। पहले ब्रिटिश काल में ये लोग आए, फिर जब बांग्लादेश बना और जमकर हिंसा हुई तब भी बहुत सारे लोग आकर असम में बस गए। इन्हीं लोगों को मियां मुसलमान कहा जाता है, यानी इन्हें स्थानीय मुस्लिमों से अलग देखा जाता है और बीजेपी के नेता इन्हीं को बाहरी और घुसपैठिया बताते हैं, जिनके खिलाफ बुलडोजर भी असम में खुलकर चलता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो खुलकर ध्रुवीकरण मियां मुसलमानों के खिलाफ करेंगे। Assam is a polarized society. Next 30 years, we have to practice politics of polarization if you want to live. If you want to surrender, then surrender. But as a Assamese, I don't want to surrender. So I will fight, I will polarize. But polarization is not between Hindu and Muslim. Polarization between Assamese and Bangladesh. That is the difference. So we don't fight with Assamese Muslims. We only fight with Bangladeshi Muslims. मियां मुसलमान मुख्य तौर पर असम के निचले जिलों जैसे कि बरपेटा, गोलपाड़ा और धुबरी में बसे हैं। लगभग 30 विधानसभा सीटों पर इन मियां मुसलमानों का असम में प्रभाव माना जाता है, जिनको लेकर मुख्यमंत्री ये तक कह चुके हैं कि ये मियां मुसलमान उन्हें किडनी तो दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। पहले काशी में मूर्ति टूटने का विवाद, फिर शंकराचार्य विवाद, इसके बाद यूजीसी का विवाद और अब मध्य प्रदेश के चित्रकूट में सड़क चौड़ी करने के लिए एक मंदिर को तोड़ने के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरने लगा है। ये कहकर सनातन की बात करने वाली बीजेपी तो मंदिर और संतों की विरोधी। लगातार एक के बाद एक मंदिर, उनके अंदर की पूजित मूर्तियां, परंपरागत मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं, मलबा बनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हम हिंदू सरकार हैं और हम कह देते हैं कि नहीं, ये तो औरंगजेब के समय में हुआ था, जो तोड़ रहा है मंदिर मूर्ति वो औरंगजेब है, तो कहते हैं कि हमको बुरा लग रहा है।
काशी में मणिकर्णिका घाट पर एक चबूतरे में लगी मूर्तियों के टूटने पर जो विवाद शुरू हुआ, वह मध्य प्रदेश में सतना के तहत आने वाले चित्रकूट में टूटते इस मंदिर को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में धर्मनगरी चित्रकूट की, जहां विकास के नाम पर सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के चलते बुलडोजर एक मंदिर पर चल रहा है। चित्रकूट के प्राचीन और ऐतिहासिक गौरीहार मंदिर पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू होता है। उससे पहले सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी होती है। पौन घंटे तक बुलडोजर चलता है। चारों तरफ से बुलडोजर लगाकर मंदिर तुरंत तोड़ा जा सके, विरोध ज्यादा ना हो, जिससे सड़क चौड़ीकरण पर आगे काम हो, इसलिए सतना जिले की 5 तहसीलों के एसडीएम, एडिशनल एसपी और कई थानों का पुलिस बल तैनात किया जाता है। जैसे ही तैयारी पूरी होती है, एक पोकलैंड मशीन 4 जेसीबी से मंदिर की बारादरी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया। लगभग पौन घंटे तक ध्वस्तीकरण का काम चलता रहा। इस बीच हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी होने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचती है। आदेश की जानकारी मिलते ही तुरंत गौरीहार मंदिर पर चल रहे बुलडोजर को रोक दिया जाता है। यहाँ पे फोरलेन रोड बन रही है यात्रियों की और कॉमन पीपल की सुविधा के लिए, तो उसमें 3 जगह अवरोध उत्पन्न हो रहे थे। उन अवरोधों को हटाने के लिए आज की कार्यवाही थी, जिसमें 3 पॉइंट्स पर हमने काम किया है। एक पॉइंट जो था वो है गौरीहार मंदिर, तो कार्यवाही के दौरान हाईकोर्ट का स्टे हमको प्राप्त हुआ, इसलिए उस पर कार्रवाई रोक दी गई है। बाकी जगह हमने जो अवरोध थे उनको हटा दिया। जिस मंदिर पर बुलडोजर चला वो 300 साल पुराना है। विंध्य और बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र कहा जाता रहा। जैसे ही मंदिर पर बुलडोजर की तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस ने सनातन का नाम लेकर बीजेपी को मंदिरों का दुश्मन बताना शुरू कर दिया। ये चित्रकूट का राम जानकी मंदिर है, जो 300 साल पुराना मंदिर है। हाई कोर्ट से स्टे के बावजूद इस मंदिर को तोड़ दिया। जितने मंदिर मोदी जी की सरकार ने भारतवर्ष में तोड़े हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि मुगलों ने और औरंगजेब ने भी इतने मंदिर नहीं तोड़े जितने मंदिर बीजेपी की सरकार में टूटे हैं। ये बहस लंबे वक्त से होती आई। विकास के रास्ते में धार्मिक स्थल आएंगे तो क्या हो, क्या विकास जरूरी नहीं? लेकिन फिर काशी से चित्रकूट तक की तस्वीरों को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरता है। सतना से वेंकटेश द्विवेदी के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल आज तक। अब आपको एक साध्वी की संदिग्ध मौत से जुड़े विवाद से खबरदार करते हैं। ये मशहूर साध्वी राजस्थान के जोधपुर की है। नाम है प्रेम बाईसा। साध्वी के पिता का कहना है कि एक इंजेक्शन की वजह से तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। लेकिन मौत के 4 घंटे बाद साध्वी के ही इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट कर इंसाफ की मांग की गई, जिसके बाद सवाल उठे कि साध्वी की मौत के बाद किसने उनके अकाउंट से पोस्ट किया। पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी को बदनाम करने वालों ने दोपहर से शाम तक लगातार पोस्ट की, जो साध्वी के पीछे पड़े हुए थे। सवाल यह है कि साध्वी के खिलाफ पोस्ट किसने लिखी, वो लोग कहां हैं? राजस्थान की जानी मानी कथावाचक जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी संदिग्ध मौत से राजस्थान स्तब्ध है। साध्वी की संदिग्ध मौत के मामले में एक इंजेक्शन को लेकर भी चर्चा है, जिसके लगने के बाद दावा है साध्वी की तबीयत बिगड़ी और दम तोड़ दिया। इनकी तबीयत जब क्योंकि खराब थी, कोई इन्फेक्शन टाइप इनकी स्थिति थी, जिस पर इनके द्वारा प्राइवेट कंपाउंडर को घर पे ही बुलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और बाद इंजेक्शन के इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और उसके बाद इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब इनको ले जाया गया तो वहां पर उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कहानी क्या सिर्फ इतनी है? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के केंद्र में एक वायरल वीडियो भी है, जिसे लेकर दावा है कि साध्वी बहुत परेशान थी और अग्नि परीक्षा तक देने को तैयार थी। और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा था, जो साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की वजह बना। महाराज कौन है जो आप बदनाम करना चाह रहे हैं? कुछ भी वो कौन है जो बदनाम? वो आस-पास में रहने वाला है, पास में ही रहने वाले, पास में ही। तो क्या जिन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा का कथित वीडियो वायरल किया, वही साध्वी की मौत के जिम्मेदार?
और क्या यही वजह है कि साध्वी के भक्त इस मौत को संदिग्ध बता रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं प्रेम बाईसा को एकदम स्पष्ट जांच हो और मृत्यु का कारण देखना चाह रहे हैं, किसने हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि इनको पहले भी कई धमकियां आई थी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कौन है, क्या है, और भले उसकी जगह कोई भी हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई निर्दोष फंस जाए, वो भी नहीं चाहिए। हमें जो दोषी है उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ साध्वी के पिता जो न्याय की मांग कर रहे हैं, घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, सब खड़े हैं। बोलो बोलो, उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल, हर तरह की मीटिंग, जन्म से लेकर के ब्रह्मचारी तक की उनकी रिपोर्ट मेडिकल करवाओ। मैंने कहा 4 संत आ रही, 4 संत आवे, थोड़ा सा रुक जाओ, तो पुष्प इसको मैं आश्रम में लगा के तो पुष्प अर्पण कर दूं, बाकी तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ साध्वी के भक्त, इसके अलावा साध्वी का वो आखिरी पोस्ट भी है जो साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के कई घंटे बाद पोस्ट किया गया। इसी पोस्ट में लिखा गया कि पूज्य सभी संतों को प्रणाम, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया, दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जान के बाद तो न्याय मिलेगा। साध्वी की मौत बुधवार शाम 5:30 बजे हुई, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से करीब 9:30 पर यानी 4.5 घंटे बाद ये पोस्ट डाली गई। सवाल उठा कि ऐसा किसने किया। वो करण 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आईडी कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक में ये जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने, मैंने करवाई। वो पोस्ट मैंने करवाई, 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। पिछले साल जुलाई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसकी पुष्टि आज तक नहीं करता। इस वीडियो में दावा होता है कि एक व्यक्ति को गले लगाती वो दिखी। वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता को गले लगाया था। साध्वी की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद साध्वी ने खुद की अग्नि परीक्षा करवाने तक की बात कही थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। लेकिन इस वीडियो ने साध्वी के भक्तों को सवालों से भर दिया, खासकर उन साध्वी के पिता को लेकर जिन पर साध्वी प्रेम बाईसा के भक्त आश्रम के सीसीटीवी हटवाने का आरोप लगा रहे हैं। क्या जिस तरीके से ये कैमरे वगैरह घर से आश्रम से हटवाए हैं उस तरीके से थोड़ा हमें भी संदिग्ध मामला लग रहा है, क्योंकि कैमरे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्तों का आरोप है कि जब साध्वी की मृत्यु के बाद डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया और शव को निजी गाड़ी में आश्रम लेकर चले गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर लगी हुई है, जिससे साध्वी की इस रहस्यमयी मौत का सच सामने आ सकता है। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। आम बजट आने वाला है, उससे पहले सरकार यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करके उत्साहित है। अब सबकी नजरें अमेरिका पर है, जिसे लेकर ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। फैसला शीर्ष नेतृत्व यानी डोनाल्ड ट्रंप को करना है। अगले हफ्ते विदेश मंत्री जयशंकर भी अमेरिका जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका से भी ट्रेड डील पर जल्द बात बनेगी? लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। भारत के बड़े बाजार का फायदा उठाने के लिए यूरोपियन यूनियन से पहले ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुके हैं। कनाडा भी भारत से ट्रेड डील करने की बात कर रहा है। आपस में झगड़ती दुनिया में अगर सब एक बात पर सहमत हैं, तो वो ये कि भारत से दोस्ती और कारोबार में ही फायदा है। इसे हम आपको आज एक उदाहरण से बताते हैं।
27 देशों के यूरोपीय यूनियन में पक्ष और विपक्ष के नेता अगर किसी एक बात को लेकर रजामंद हैं, तो वो भारत से कारोबार ही है। अब सवाल अमेरिका को लेकर, जिससे अगर डील हो जाती है तो फिर ये भारत के लिए डबल धमाका होगा। लेकिन क्या अमेरिका तैयार है? तो अमेरिका यूरोप से नाराज है, क्योंकि जिस जंग को रुकवाने के लिए उसने भारत को नाराज किया, उससे उन्होंने पहले डील कर ली। यूरोप की तरह कनाडा जैसे अमेरिकी पड़ोसी भी भारत से डील करने को उतावले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से उनसे दुश्मनों से ज्यादा दोस्त कितने परेशान हैं, अंदाजा आप कनाडा के बाद ब्रिटेन के पीएम की चीन यात्रा से समझिए। 8 साल पहले जिस यूके ने चीन की कंपनी हुआवे को निकाला था, वही अब अपने सबसे करीबी दोस्त अमेरिका को साफ साफ संकेत दे रहा है कि दादागिरी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर विरोध बढ़ने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दुनिया भरोसेमंद दोस्त खोज रही है। इसीलिए रूस, यूके, जर्मनी, EU, UAE के नेताओं का भारत आना इत्तेफाक नहीं है। अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति और आगे कनाडा के पीएम भारत आने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल और मलेशिया भी जाना है। इस तरह सारी दुनिया भारत पर भरोसा जता रही है, जहां बाजार भी है और तेज रफ्तार विकास भी। सवाल अमेरिका को लेकर है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है और सहयोगी देश भी। अमेरिका से ट्रेड डील की बातचीत शुरू करने वालों में भारत सबसे पहले देशों में था। इसके बावजूद ट्रेड डील पर मुहर लगनी बाकी है। 30-31 तारीख को अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने के बाद अगले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरे की वजह भले ही दुर्लभ खनिज की हाई लेवल बैठक हो, माना जा रहा है कि विदेश मंत्री की बैठक भारत अमेरिकी रिश्तों में तल्खी को कम करने की कोशिश हो सकती है। सवाल ये कि जिस ट्रेड डील पर सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, क्या उस पर जल्द मुहर लगेगी? क्या EU के बाद अमेरिका भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवारी करेगा? भारत समेत कई देशों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आज सर्राफा बाजार खुलते ही सोने चांदी के भावों ने नए रिकॉर्ड बना दिए। चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई, जबकि सोने ने भी नए 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू लिया। इस बेतहाशा तेजी की वजह से इसमें निवेश कर चुके और निवेश करने के इच्छुक लोगों के मन में सवाल है कि क्या करें, निवेश में बने रहें या इतनी ऊंचाई पर नया निवेश शुरू करें। इस बारे में हमने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन से पूछा, जिसका जवाब ध्यान से सुनने लायक है। So you said that this is a reform express and the Prime Minister has also focused on that. What is there for the common man this time in the budget, since you've already reformed the direct taxes and the GST structure? Is there still enough room for consumption stimulus and the tax structure to be further simplified? No, it's a matter of another 3 more days for us to wait for the budget. And also, my question is to the gold prices and the silver prices. Gold prices are at all-time high, 1.68 per 10 grams. Silver prices have touched another record. When do we expect them to normalize or to, go back to their original levels of actual consumption, which the people are looking at in times of their needs in terms of marriage and the other valuables that they... No, in fact, your question about gold and silver actually partially answers your earlier question about consumption stimulus, because given the holdings of gold and silver in Indian households, there is a latent wealth effect here, which we are not factoring in. People who have been having existing stock of gold and silver are going to feel wealthier compared to what they would have felt about their net worth 1 year ago. In fact, the Indian households have touched the record, like they hold... The household net worth would have gone up significantly in the last 2 months because of the increase in the... Also in relation to Maria's question, that are the geopolitical conditions only responsible for their rise, or the... Look, in the case of silver, you might point to industrial use and the potential shortages, etc. But in the case of gold, it's clearly, it's a geopolitical play. It's also a play on certain lack of comfort with fiat money itself in general. Considering what is happening with the potential for depreciation in the US dollar, or the potential for negative real interest rates in developed countries, because they have this huge public debt and they have to bring it down, government debt, and markets are anticipating. So the gold prices are reacting to the way policy may evolve in those countries, which may keep interest rates too low, and therefore the attractiveness of holding those currencies may not exist. Right time to sell, hold, invest, to what?
No, you're asking me to put on the hat I used to wear for previous 20 years before he came into the government. I'm not going to, walk into the trap. But in general, I do feel that these are, long-term trends. I don't think they are short-term trends. आखिर में इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर का जो सर्वे हम करते हैं देश का मिजाज, उसमें मूड ऑफ द नेशन कहता है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो एनडीए की ही सरकार बनेगी। 352 सीटों के साथ एनडीए की वापसी हो सकती। अभी के लिए इतना ही। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज